हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वर्मा। इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 16 इंटर स्टेट रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 262 देखेंगे जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। आर्टिकल 263 देखेंगे जो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 261 देखेंगे जो दो स्टेटों के बीच पब्लिक एक्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। और आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो हमें दो स्टेटों के बीच के ट्रेड और कॉमर्स से जो रिलेशन है वो हमें बताता है। और लास्ट में हम जोनल काउंसिल डिस्कस करके चैप्टर खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानो इंटर स्टेट होता क्या है। इंटर स्टेट मतलब किसी भी दो स्टेटों के बीच रिलेशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें रिलेशन बताते हैं दो स्टेटों के बीच का। तो हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही देखेंगे कि कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं। अब आपको पता होगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शेड्यूल 7, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट अवेलेबल है। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 17 में डील करती है विथ वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, मतलब इनका रिलेशन बताती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूनियन लिस्ट की एंट्री 56 हमें बताती है टू रेगुलेट एंड डेवलप इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अब सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट और स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट आता है अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट होगा सेंटर स्टेट के बीच या दो स्टेटों के बीच, वो उस जुरिस्डिक्शन अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट के। बट अगर वो डिस्प्यूट रिलेटेड है इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली के लिए, तो वो जुरिस्डिक्शन तो वो अंडर एडजुडिकेशन के आएगा पार्लियामेंट। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि टू मेक ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज राइट इन अ डिस्प्यूट। मतलब पार्लियामेंट फैसला लेगा कि कौन सही है कौन गलत है और सही डिसीजन लेगा। अब आर्टिकल 262 यही कहता है। आर्टिकल 262 के अंदर दो प्रोविजन हैं। पहला, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट या फिर कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड दैट ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी अबव। मतलब इस टॉपिक के अलावा कोई भी ज्यूरिसडिक्शन वो कर सकते हैं, बट इस टॉपिक का ज्यूरिसडिक्शन, एडजुडिकेशन हम ही करेंगे, मतलब पार्लियामेंट करेगा। अब इस जो ये 262 आर्टिकल है, इसके तहत पार्लियामेंट ने दो लॉज बनाए थे। मतलब ड्यू टू दिस पार्लियामेंट मेड टू लॉज अंडर आर्टिकल 262। पहला, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 में आया था, जो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टैब्लिश करे रिवर बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। सेंटर कर सकता है, कोई भी अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे कि हमारे ये रिवर से हमको डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो आप एक रिवर बोर्ड बनाए, तो सेंटर ऐसा कर सकता है। ये पावर दे दी गई इस एक्ट के थ्रू। अब फ्रेंड्स, एक बात आपको पता होनी चाहिए, एज ऑफ 2026 देयर इज नो रिवर बोर्ड has been established under this specific act now of 1956, and जो ये एक्ट है is widely considered as dead letter। अभी तक कोई ऐसा बोर्ड एस्टेब्लिश नहीं हुआ। फिर सेकंड उन्होंने लॉ बनाया था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, IRWDA, 1956 में भी आया था। तो इसमें पार्लियामेंट के पास पावर थी कि वो एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ वाटर बिटवीन दो या दो से ज्यादा स्टेटों के बीच। अब एडहॉक क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है कोई भी चीज सडनली बनाना फॉर पर्टिकुलर पर्पस। समझ रहे हो? अब इसमें लिखा क्या गया था, ये फॉर्म्ड हो सकता है ओनली व्हेन सेंटर थिंक कि डिस्प्यूट जो है नेगोशिएशन के थ्रू सेटल नहीं हो सकता, ट्राइब्यूनल बनानी पड़ेगी तभी ये बन सकती है एडहॉक ट्राइब्यूनल। जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टियों के बीच, जो भी डिस्प्यूट चल रहा होगा जिनके बीच। और जो ये डिसीजन है आर नॉट इन्फोर्सेबल टू सुप्रीम कोर्ट बाय पार्टीज बट कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। देखो, जो ये डिसीजन लेंगी ट्राइब्यूनल, उसको आप लेके फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि यार गलत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ,
सुप्रीम कोर्ट आप इसके बेसिस पे जा सकते हो कि जो वर्किंग है ट्राइब्यूनल की वो आपको सही नहीं लग रही, करप्शन लग रहा, जो भी आपको लग रहा हो उसके बेसिस पे आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। अब कुछ ऐसी एक्टिव ट्राइब्यूनल्स हैं जो अभी एक्टिव हैं, जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जो फर्स्ट है वो 1969 में बनी थी, सेकंड 2004 में बनी थी। ये सारे स्टेट आते हैं उसके अंडर में। महानदी 2018, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है ट्राइब्यूनल, जो एडहॉक ट्राइब्यूनल है इनको लेकर। हुआ क्या था 1990 में, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ये एस्टेब्लिश हुई होगी, इन स्टेट आते हैं इनके बीच में। तो कोई एक केस होगा उस टाइम पे 1990 के टाइम पे, तभी ये ट्राइब्यूनल बनी, क्योंकि नेगोशिएशन से बात बन नहीं रही थी, तो ये फिर ये ट्राइब्यूनल बनी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। अब जो भी केस होगा जिस वजह से ये बनी होगी, बट इसने जो है फैसला दिया अपना 17 साल बाद 2007 में। इतना भयंकर डिले हो गया। और जो वो डिसीजन था वो भी मैंने आपको देखो बताया कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सकते। बट सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल बट देखो एक्सेप्शन तो होता ही है, आर्टिकल 136 के थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन आप डाल सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन इतना समय डिले हो तो हो ही गया, समय खराब तो हो ही गया। आर्टिकल 32 है वायलेशन ऑफ राइट ऑफ लाइफ, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और जो जो इसके ट्राइब्यूनल है उसमें ज्यादातर मेंबर जो है जुडिशरी मेजोरिटी के थे, तो ये कुछ कॉजेस थे इसके। अब बात ये आती है कि इतना डिले हुआ क्यों था। पहला रीजन है कि लैक ऑफ अथॉरिटेटिव वाटर रिवर डाटा, और दूसरा नेक्सस मतलब रिलेशन बिटवीन वाटर एंड पॉलिटिक्स। जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे। फिर ये सब चीजें देखी जब सरकार ने, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक अमेंडमेंट बिल, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल। अब इसमें उन्होंने क्या कंडीशंस रख दी कि अब सिर्फ एक ही ट्राइब्यूनल होगा और डिस्प्यूट को लेकर विद डिफरेंट बेंचेस ऑफ ईच रिवर। समझ रहे हो, जैसे एक हेडक्वार्टर रहेगा और बेंचेस रहेंगी, छोटे छोटे ऑफिस रहेंगे हर रिवर्स को लेकर, जो भी डिस्प्यूट चलेगा जिस रिवर्स के बीच। और दूसरी कंडीशन रखी कि आपको ट्राई करना है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन 18 मंथ, विथ इन 18 मंथ, एंड देन आप एस्टेब्लिश करेंगे ट्राइब्यूनल। पहले डायरेक्ट बना देते थे, कोई नेगोशिएशन वगैरह भी नहीं देखते थे ज्यादा, मतलब किसी किसी केस में देखते थे कि नेगोशिएशन बन रही, बट डायरेक्ट ट्राइब्यूनल बना देते थे। और थर्ड है, जो ट्राइब्यूनल है उसको डिसीजन देना पड़ेगा 2 साल के पहले ही। पहले 3 साल के पहले इनको डिसीजन देना पड़ता था, बट ये एक्सटेंशन कर सकते थे 1 से 1.5 साल, फिर 1.5 साल ऐसे। अब इनको 2 साल के अंदर ही डिसीजन चाहिए। अब एक और बात आप जान लो, एज ऑफ 2026 कोई ऐसा सिंगल ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी भी मल्टीपल जो ट्राइब्यूनल्स हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ये सब आपने देखे। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 263, जो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। ये आर्टिकल कहता है प्रेसिडेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल टू अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर स्टेट इश्यूज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, प्लस टू डिफाइन नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय दैट काउंसिल। अब देखो, ऊपर का जो आर्टिकल 262 था वो था डिस्प्यूट जो रिवर वाले हैं उनको सेटल करने के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल बनती है कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो जाए या फिर कोऑर्डिनेशन, मतलब उस जो काउंसिल होती है वो उसकी ड्यूटीज होती हैं कि वो एडवाइस करे कोई भी डिस्प्यूट पे, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कस करे ऑन दो सब्जेक्ट मेकिंग, जो डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं उन सब्जेक्ट पे बात करे, डिस्कस करे, रिकमेंडेशन करे कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके पॉलिसी और एक्शंस का। समझ रहे हो आप? काउंसिल, जो ये काउंसिल है वो एक रिकमेंडेशन बॉडी है जो एडवाइस करती है अबाउट डिस्प्यूट बट कांट एडजुडिकेट, मतलब वो डिसीजन नहीं ले सकती कि कौन सही है कौन नहीं। उसका काम है सिर्फ डिस्कस करना और कुछ नहीं। आर्टिकल सॉरी इन 1990 सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये काउंसिल बनाई गई थी, और उस टाइम जनता दल गवर्नमेंट चल रही थी जो कि हेडेड बाय बीपी सिंह, जिसमें मेंबर्स थे, जिसमें मतलब जो काउंसिल है उसमें ये मेंबर्स रहते हैं। पहला पीएम एस चेयरमैन, 6 कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं जिसमें होम मिनिस्टर भी रहते हैं, और 5 जो मिनिस्टर थे वो परमानेंट, प्लस सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब आपको अगर नहीं पता कि कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है, तो इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है
यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, देख लेना, सब इजीली समझ में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं ऑफ यूटीज जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। गवर्नर ऑफ स्टेट जिसके पास प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो भी रहते हैं इसमें। और जो ये काउंसिल है वो तीन एक साल में 3 बार मिलती है और कैमरा मीटिंग होती है इसमें। अब काउंसिल के साथ साथ एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, 1996 में बनी थी, फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशन ऑफ एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इसके लिए ये बनाई गई थी कि ये सब चीजें कंटिन्यूस रहे, प्रोसेसिंग ये सब। जो इसमें भी वही मेंबर रहते हैं, होम मिनिस्टर चेयरमैन रहता है, 5 कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं और 9 सीएम रहते हैं बस। जो इंटर स्टेट काउंसिल रहती है उसको असिस्ट करता है सेक्रेटेरिएट, जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये सेटअप हुई थी 1991 में, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ये सेक्रेटेरिएट आता है। जो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसकी फंक्शनिंग है एज सेक्रेटेरिएट ऑफ जोनल काउंसिल। अच्छा, 2011 से ये इसकी जो फंक्शनिंग है वो जोनल काउंसिल का सेक्रेटेरिएट भी इनको माना जाता है। अभी अब जोनल काउंसिल पढ़ोगे आगे। और जो इसका हेड ऑफिस है वो लोकेटेड है विज्ञान भवन, मौलाना आजाद रोड, दिल्ली में। अब थर्ड आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 261, जो हमें पब्लिक एक्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है क्या रिलेशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ईच स्टेट्स का, वो उसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है ना, और उसके एक्ट भी, रिकॉर्ड भी। और दूसरे स्टेट में वो मे नॉट बी रिकॉग्नाइज इन अनदर स्टेट। अब इसी डिफिकल्टी को मिटाने के लिए आर्टिकल 261 आया था, जिसमें 3 प्रोविजन लिखे गए हैं। और वो प्रोविजन है, पहला, फुल फेथ एंड क्रेडिट देना पड़ेगा आपको थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, चाहे लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, रिकॉर्ड्स को, ऑफिशियल रजिस्टर हो चाहे बुक हो, और रिकॉर्ड मेड बाय जो भी पब्लिक सर्वेंट बनाएंगे, और जुडिशियल प्रोसीडिंग चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, तीनों चीज सबको फुल फेथ दिखानी है। सेकंड है, पार्लियामेंट एम्पावर टू प्रोवाइड अ लॉ, मैनर एंड कंडीशन अंडर विच सच एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग टू बी प्रूव। पार्लियामेंट के पास पावर है ये। थर्ड, फाइनल जजमेंट प्लस ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स जजमेंट के अलावा इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वो सारे वैलिड हैं फॉर एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया। कोई भी स्टेट ये इंटरप्शन पैदा नहीं कर सकती कि हम नहीं करने देंगे, सब जगह ये वैलिड होंगे। फोर्थ है आर्टिकल 301 से लेके 307, जो हमें 2 स्टेटों के बीच ट्रेड और कॉमर्स का रिलेशन बताती है कि कैसे क्या ये सिस्टम होगा। देखो, अगर स्टेट ए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको अपने ही स्टेट में बेच रहा है, बट अगर स्टेट बी सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और ए में बेचना चाहता है, तो फिर जो ए है ना वो बी पे टैक्स लगाएगा, क्योंकि तुम बाहर के हो और तुम हमारे अंदर बेच रहे हो। समझ रहे हो? तो ड्यू टू दिस जो स्टेट बी का प्रोडक्ट है वो कंपीट नहीं कर पाएगा और डिस्टर्ब करेगा ये इकोनॉमी और यूनिटी ऑफ कंट्री को। अब ड्यू टू दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 301 से 307, जो कि पार्ट 13 में हमारे अवेलेबल है, जो डील करते हैं विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी के। और ये इंस्पायर्ड हुआ था, हमने इंस्पिरेशन ली थी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है टोटल। आर्टिकल 302, 3, 4, 5 में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ऐसा क्यों है, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी होगी, उसमें आर्टिकल 19 जो हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, उसका सब क्लॉज जी है, वो गारंटी करता है सिटीजन्स को अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ट्रेड एंड बिजनेस विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच इज इन्फोर्सेबल टू सुप्रीम कोर्ट। बट जो आर्टिकल 301 है, इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 19 जो आर्टिकल है वो सस्पेंड हो सकता है, बट 301 नहीं हो सकता सस्पेंड, ये चल रही जाएगी, अभी आप समझोगे आगे। कैन बी यूज्ड व्हेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड टू कैरी ट्रेड और प्रोफेशन। आर्टिकल 301 कैन बी यूज्ड व्हेन रिस्ट्रिक्शन टू ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड। समझ गए? आर्टिकल 301 कहता है, अभी जब आप ये समझोगे ना तो ये आपको ये लाइन अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, तो पेशेंस रखो थोड़ा। आर्टिकल 301 कहता है ट्रेड, कॉमर्स और मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी फ्री होनी चाहिए। ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट, देखो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में कंफ्यूजन होगी, तो अभी समझ लो शुरू में।
इंटर स्टेट का मतलब है किसी दो स्टेट के बीच, और इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट के बीच में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही और डिलीवरी भी हो रही, सब उसी में बिक रहा है, उसी में बन रहा है, ऐसे सी। तो समझ गए। आर्टिकल 302 है कि पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी रिस्ट्रिक्शन ये डाल सकता है। पार्लियामेंट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेट एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ, जब देखो कमी हो जाए बहुत गुड्स की, तब डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है कि कुछ स्टेट को कोई पावर, मतलब कुछ भी बना सकता है, ऐसे चीजें, ये सब प्रोविजंस। आर्टिकल 303 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन विद इन दैट स्टेट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, बट फॉर दिस बिल प्रेसिडेंट की उनको सेंशन लगेगी। और स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन स्टेट, मतलब पार्लियामेंट की पावर 302 में दी है, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी 303। अब आर्टिकल 304 कहता है, देखो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि कोई दूसरा स्टेट अगर आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाई थी, तो वही सेम सिस्टम दिया गया है 304 आर्टिकल में। जो स्टेट ए है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स, सिमिलर गुड अगर उसके स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो इम्पोर्ट हो रहा है अदर स्टेट से, तो ये लगा सकता है टैक्स। Article 305, freedom can be snatched during nationalization of trade and commerce industries. Law can provide monopoly in favor of center state. Due to this law, citizen can carry such trade further. देखो गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन भी कर सकती है कोई ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री का, तो ये आर्टिकल 305 में लिखा है। आर्टिकल 306 जो है वो रिपील कर दिया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 307 कहता है पार्लियामेंट कैन अपॉइंट an appropriate authority for carrying purposes of our provision, trade, commerce, intercourse and their restriction। इनको लेके कोई एक appropriate authority establish कर सकता है पार्लियामेंट, ये पावर दी गई है, बट आपको ये जानना चाहिए there is no such authority established yet। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जो है जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल का कोई एक आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज नॉट मेंशन इन। देखो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है आर्टिकल, जैसे यूपीएससी है। अब जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी, अब जो कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसको मेंशन नहीं होगा इसका आर्टिकल, जो कि पार्लियामेंट बनाता है अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अगर आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं पूरे। जो ये एक्ट है वो डिवाइड करता है पूरी कंट्री को 5 जोन्स में, और हर जोन में एक जोनल काउंसिल बैठती है। 5 जोन कौन कौन सी हैं? अब देखो यार, ये अच्छे से देखना, थोड़ा आपको कुछ कुछ लग रहा होगा ये, बट ये मैं जब पढ़ता था तो मैंने ऐसा बनाया था, मुझे आता है समझ में इससे, सो सॉरी। पहला है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अच्छा ऐसे देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे देखो। ईस्टर्न काउंसिल जिसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आता है, ये है। वेस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात और महाराष्ट्र आता है। नॉर्दर्न सेंट्रल काउंसिल में उत्तराखंड, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ आता है। नॉर्दर्न, अच्छा देखो ये नॉर्थ सेंट्रल है और ये नॉर्दर्न है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा ये आते हैं। और सदर्न काउंसिल में कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी ये आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न में ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, जो स्टेब्लिश हुई थी 1971 में। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ी देख लो क्या लिखा है। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो 1971 में स्टेब्लिश हुई थी। अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट आया था इसका अलग से 1971 में, क्योंकि ये अलग है ना थोड़ी, इस वजह से। और उसके फंक्शन सेम है बाकी जोनल काउंसिल से, बट 2 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? फर्स्ट, टू फॉर्मुलेट यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान्स कवरिंग कॉमन मैटर्स। जो वहां के रीजनल प्लान्स होंगे कॉमन मैटर्स के, तो उस पर वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सेकंड, टू रिव्यू टाइम टू टाइम मेजर टेकन बाय स्टेट मेंबर टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन दैट रीजन, क्योंकि इधर पे जरूरत है इन सब चीजों की ज्यादा, इसीलिए ये अलग से प्रोविजन तो दिए गए। अब एम क्या रहता है जोनल काउंसिल का? फर्स्ट, मेक रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, इन सब पे ये रिकमेंडेशन दे अपनी। सेकंड, टू प्रमोट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, यूटीज एंड सेंटर। जो ईच काउंसिल
जोनल काउंसिल होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं होम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन प्लस सीएम ऑफ स्टेट इन जोन, मतलब जैसे मान लो सदर्न काउंसिल है तो कर्नाटका के सीएम, सबके सीएम होंगे। इंक्लूड वाइस चेयरमैन जो होते हैं अपॉइंटेड, वाइस चेयरमैन जो है अपॉइंट किए जाते हैं एवरी 1 ईयर में, जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन, विथ 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन जोन नॉमिनेटेड। अब देखो जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका के गवर्नर 2 मिनिस्टर और रिकमेंड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कि वो इस जोनल काउंसिल के मेंबर रहे। एडमिनिस्ट्रेटर भी रहता है ईच यूटीज का, उस जोन का। अगर जैसे देखो इसमें पुडुचेरी यूटी आती है तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर भी रहेगा। देर आर सम एडवाइजर्स भी रहते हैं टू एडवाइज, बट दे कांट वोट, वोट नहीं कर सकते। अगर वोटिंग हुई तो ये लोग वोट नहीं कर सकते। कौन कौन रहते हैं? डेवलपमेंट कमिश्नर उस स्टेट का, जोन का, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। सेकंड रहता है पर्सन, जो नीति आयोग जो पर्सन नॉमिनेट करे वो लोग रहते हैं एज एन एडवाइजर। नॉर्दर्न जो जोनल काउंसिल का है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल का इलाहाबाद में है, ईस्टर्न का कोलकाता में है, वेस्टर्न का मुंबई में है और सदर्न का चेन्नई में है। सो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं सारे एम लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो आप मेरी नोट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सच में एम लक्ष्मीकांत को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप मेरे नोट्स पीडीएफ ले लो। अगर हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, चैप्टर कंप्लीट करो। अगर समझ में ना आए तो मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, उससे वो चैप्टर देख के कंप्लीट करो। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप 1 महीने के अंदर एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर देंगे, अगर आप मेरे हिसाब से चले तो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।